हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग एचपी टेट आर्ट्स 2021 के जो वन लाइनर कर रहे हैं उसमें हम आज थर्ड पार्ट करेंगे। इसके 2 पार्ट मैं पहले करवा चुकी हूँ, ये थर्ड वीडियो है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो मुझे और भी ऐसी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बनानी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे। फर्स्ट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे। ठीक है, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है, ब्रिटेन में, वहां पर पहले भारतीय कौन चुने गए थे। तो ये चुने गए थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने लिबरल पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, लिबरल पार्टी की तरफ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और अगर स्थान पूछेंगे तो फिंसवरी से सीट मिली थी इनको, फिंसवरी। ठीक है, इस स्थान से इनको सीट मिली थी और यहाँ से ये इलेक्शन जो थे वो जीते थे। ठीक है, याद रखना है आपको कब, और ये भी पूछ सकते हैं कब, तो 1892 में। ठीक है, इसके अलावा आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखना है कि इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ चीजें थी जो दादा भाई नौरोजी के बारे में इंपॉर्टेंट थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरु की औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। तो जैसे कि आपको पता है 10 सिख गुरु हुए हैं। ठीक है, तो औरंगजेब ने इनमें किसकी हत्या करवाई थी। तो जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जो थे, इनको दिल्ली बुलाया गया था और बोला गया था कि आप जो है वो इस्लाम जो है कबूल करिए। तो जब इन्होंने मना किया तो इनको काफी दिन तक यातनाएं देने के बाद इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है गुरु तेग बहादुर। उसके बाद है, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। तो हरिसेन जो है वो हमारे समुद्रगुप्त जो है, ठीक है, गुप्त वंश के जो समुद्रगुप्त थे, इनका दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त जो है इनको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो इनको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। ठीक है, इनको भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। इनको कविराज भी बोला जाता है, कविराज। और इनके जो सिक्के हैं ना, उन पर इनको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है इनको। ठीक है, सिक्कों पर इनको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और हरिसेन जो है, इनकी प्रयाग प्रशस्ति जो है वो बहुत ही फेमस है। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो पूछते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है ये। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसको हम इलाहाबाद स्तंभ लेख भी बोलते हैं, तो ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। समुद्रगुप्त के बारे में इन्होंने इसमें चर्चा की है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। समुद्रगुप्त के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनको भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं, कविराज भी बोलते हैं, और इनके सिक्कों के ऊपर इनको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इतना आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि यजुर्वेद जो है हमारा, इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। ठीक है, हमारे 4 वेद हैं। सबसे फर्स्ट हमारा है ऋग्वेद। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सबसे फर्स्ट है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद, जो चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, वैसे ही यजुर्वेद का एक उपवेद है जिसका नाम है धनुर्वेद।
ठीक है, इसका नाम है धनुर्वेद। और ये किससे संबंधित है? तो ये युद्ध कला से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है हमारा सामवेद। सामवेद का एक उपवेद है जिसका नाम है गंधर्व वेद। ठीक है, इसका नाम है गंधर्व वेद और ये कला व संगीत से संबंधित है। ठीक है, कला व संगीत से संबंधित है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये हमारा थर्ड है और फोर्थ वन है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद का जो उपवेद है उसका नाम है शिल्पवेद। ठीक है, और शिल्पवेद किससे संबंधित है? तो भवन निर्माण कला के बारे में दिखाया गया है इसमें। भवन निर्माण कला से संबंधित है ये। ठीक है, तो 4 मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे फर्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। सेकंड है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है हमारा धनुर्वेद। ठीक है, और ये जो संबंधित है ये हमारा संबंधित है युद्ध कला से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद है हमारा सामवेद। सामवेद जो है इसका उपवेद है गंधर्व वेद और गंधर्व वेद जो है वो कला व संगीत से संबंधित है। और लास्ट वन है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और शिल्पवेद हमारा भवन निर्माण कला से संबंधित है। ठीक है, तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। कब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने? तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। ठीक है, याद रखना है आपको 1398 में। तो उस टाइम पे यहाँ पर तुगलक वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, कौन चल रहे थे उस टाइम पे? तुगलक वंश। और तुगलक वंश में भी कौन था, राजा कौन था? तो वो था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद जो थे वो उस टाइम पे राजा थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिर तैमूर ने यहाँ पर बहुत नरसंहार किया था और जिन क्षेत्रों को उन्होंने जीता था ना उन क्षेत्रों को वो खिज्र खां को दे गया था। ठीक है, खिज्र खां को दे गया था वो, खिज्र खां। फिर बाद में खिज्र खां जो है इन्होंने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, खिज्र खां ने ही बाद में फिर सैयद वंश जो है उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? तो दुनिया की सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य राउफ या रौफ। ठीक है, ये राउफ अगर आपको नहीं पता चल रहा होगा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा मैंने टाइट लिख दिया है। राउफ है ना, राउफ भी लिखा होता है या रौफ लिखा होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है ये? तो ये हमारा संबंधित है J&K से। ठीक है, तो देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नृत्य वगैरह है उन पर मैं एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर मैंने एक छोटी सी वीडियो जो है वो मैंने बनाई है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और ये किसका है राउफ? ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, राउफ जो है ये पारंपरिक नृत्य है, लोक नृत्य है ये जम्मू कश्मीर का, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य सबसे निकट होते हैं उनमें सबसे कम दूरी पाई जाती है तो उसको उपसौर बोलते हैं, पेरिहेलियन। ठीक है, और कब होता है ये उपसौर? ये उपसौर होता है हमारा 3 जनवरी को, मतलब 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य जो है वो सबसे पास होते हैं। ठीक है ना, और कितने किलोमीटर होते हैं ये? इनकी दूरी 1470 किलोमीटर की दूरी होती है इनमें। ठीक है ना, इसको रवि नीच भी बोलते हैं, रवि नीच भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है अपसौर। ठीक है, इसका उल्टा होता है अपसौर अफेलियन। ठीक है, ये कब होता है? ये होता है 4 जुलाई को।
इस समय पृथ्वी और सूर्य जो है सबसे दूर होते हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी घूर्णन करती है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण भी करती है। इसकी वजह से पृथ्वी कभी सूर्य के पास आ जाती है, कभी दूर चली जाती है, घूमते घूमते, है ना, दीर्घवृत्तीय घूमती है पृथ्वी। तो जब सबसे पास होती है ना, जब उनके बीच की सबसे दूरी कम होती है, जब सबसे पास, तो वो ये होता है उपसौर की घटना। और जब सबसे दूर होती है वो 4 जुलाई को। ठीक है, कितनी दूरी होती है इनमें? 1521 किलोमीटर की दूरी होती है। 1521 किलोमीटर की दूरी होती है। तो यहाँ पे सबसे दूर होते हैं सूर्य और चंद्रमा। ठीक है ना, तो इसको अपसौर बोलते हैं, अफेलियन बोलते हैं इसको, ये भी आपको याद रखना है। या फिर इसको सूर्योच्च भी बोलते हैं। ठीक है, सूर्योच्च भी बोलते हैं इसको, सूर्योच्च, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। उपसौर जो है जिस टाइम सूर्य और पृथ्वी सबसे पास होते हैं, इनमें सबसे कम दूरी होती है, ये 3 जनवरी को होता है, 1470 किलोमीटर की दूरी होती है और इसको रविनीट पेरिहेलियन इन नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, और 4 जुलाई को जब सूर्य और पृथ्वी में सबसे ज्यादा दूरी होती है। ठीक है, ये दूर होते हैं ये एक दूसरे से सबसे ज्यादा। तो कितनी दूरी होती है? 1521 किलोमीटर की दूरी होती है और इसको अफेलियन या इसको सूर्योच्च भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है, बट वो एक लैंगून झील है और खारे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो बुल्लर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की जो अवधारणा है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ ना, अवधारणा। ठीक है, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो वो ली गई है कनाडा से। ठीक है, ये भारतीय संविधान के स्रोत हैं। देखिए, भारतीय संविधान का गठन के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है और उसकी अनुसूचियां और उसके भाग भी मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, तो अभी स्रोत जो है इनकी भी जल्दी ही वीडियो आएगी, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी, देखिए एक टीचर को भी बूस्ट चाहिए होता है ना, उसको भी थोड़ा सा बूस्ट की जरूरत होती है कि स्टूडेंट्स को वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मुझे और भी वीडियोस बनानी है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मैं लाने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो भारत में जो वित्तीय संकट है वो आर्टिकल 360, देखिए 3 प्रकार की इमरजेंसी लगती है ना। फर्स्ट हमारी होती है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 है। ठीक है, और जो नेक्स्ट होती है उसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं या फिर स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो ये हमारा होता है आर्टिकल 356 में। ठीक है, अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो हमारे वित्तीय संकट हैं, जितने भी वित्तीय संकट है, या फिर हमारी ये राष्ट्रीय इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है हमारी, या स्टेट इमरजेंसी है, राष्ट्रपति शासन है, इसके ऊपर भी एक वीडियो जो डिटेल वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं टेट में। ठीक है ना, तो इसको भी आपने कर लेना है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप वीडियो जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं साइकोलॉजी और करंट अफेयर वगैरह बना रही हूँ, वो भी जल्दी से आ जाएगी। ठीक है, एक आधे दिन में ही वीडियो आपको एक और मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है, बिना लाइक किए कोई भी नहीं जाएगा, सब लोग लाइक करके जाएंगे तो जल्दी आपको एक और वीडियो जो है वो देखने को मिलेगी। ओके, थैंक यू।